नमस्कार, NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। आज के इस खास कार्यक्रम में बात होगी डिजिटल जनगणना की। पहली बार लोग घर बैठे ऑनलाइन भी जानकारी भर सकेंगे। जी हां, भारत की 16वीं जनगणना पहली बार पूरी तरह डिजिटल हो रही है, जो अप्रैल 2026 से सितंबर 2027 के बीच मोबाइल ऐप के माध्यम से की जा रही है। एक ही मोबाइल नंबर से पूरे परिवार का पंजीकरण, OTP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन और फिर जनगणना कर्मी की ओर से सत्यापन होगा। जनगणना 2 चरणों में की जा रही है। पहला चरण मकान सूचीकरण अप्रैल सितंबर 2026 में और दूसरा चरण जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगा। डेटा सीधे मोबाइल ऐप से सुरक्षित तरीके से एकत्रित किया जाएगा। गांव-गांव, डाणी-डाणी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और सरकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल है, जातिगत जनगणना आखिर क्यों जरूरी है? इससे किसे फायदा होगा? पिछली जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं? और सबसे जरूरी, अगर कोई खुद घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरेगा तो वो कैसे करे? आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे आंकड़ों का विश्लेषण और पूरी प्रक्रिया। भारत की जनगणना 2027 केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महान राष्ट्रीय यज्ञ है। ये वो आधार है जिस पर शासन की परियोजनाएं, संसाधनों का वितरण और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित होती है। राजस्थान राज्य में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकानों की सूची बनाने का काम एवं मकानों की गणना का कार्य 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक घर घर जाकर किया जाएगा। इसके साथ ही 1 मई से 15 मई 2026 के मध्य नागरिकों को स्वयं गणना का अवसर भी मिलेगा, जिससे प्रत्येक नागरिक सीधे इस राष्ट्रीय दायित्व का सहभागी बन सकेगा। राजस्थान क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जनगणना कार्य में लंबी दूरियां तय करके आपके भविष्य के कल्याण के लिए आपके दरवाजे तक आएंगे। हमारा प्रदेश अतिथि सत्कार की परंपरा के लिए जाना जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जनगणना कर्मियों को पूरी और सही जानकारी देकर इस परंपरा का निर्वहन करेंगे। जनगणना के कार्य में सहयोग देना, जैसे भवनों व मकानों पर जनगणना क्रमांक अंकित करने देना, इसी के साथ मकानों की गणना से संबंधित प्रश्नों के सत्य, पूर्ण और स्पष्ट उत्तर देना विधि द्वारा निर्धारित दायित्व है। किंतु मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसे केवल कानूनी बाध्यता के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के अवसर के रूप में अपनाएं। आपसे आग्रह है कि मकान और परिवार से संबंधित सटीक, सत्य और पूर्ण जानकारी प्रदान कर आप इस महान राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुति दें। आज आपके द्वारा दी गई सूचना कल के राजस्थान और भारत के सपनों को साकार करेगी। आइए हम सब मिलकर जनगणना 2027 को सफल बनाएं। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। देश में पहली नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। आजादी के बाद 1951 से लगातार यह प्रक्रिया जारी है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 2021 की जनगणना टल गई। अब 2026-27 की जनगणना को डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। इस बार खास बात यह है कि लोगों को खुद अपनी जानकारी भरने की सुविधा दी गई है। राजस्थान में भी 1 मई 2026 से इसकी शुरुआत हो चुकी है।
करते हैं उस मुद्दे की जिसने राजनीति से लेकर गांव की चौपाल तक चर्चा छेड़ दी है। जातिगत जनगणना का मतलब है देश में कौन सी जाति की आबादी कितनी है, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं में उसकी भागीदारी कितनी है। भारत में आखिरी बार पूरी जातिगत गणना 1931 में हुई थी। इसके बाद केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही आधिकारिक रूप से जुटाए जाते रहे हैं। अब लंबे समय से मांग उठ रही थी कि सभी जातियों का वास्तविक डेटा सामने आना चाहिए ताकि योजनाएं सही तरीके से बनाई जा सके। राजनीतिक दल भी इसे सामाजिक न्याय से जोड़ रहे हैं। कोई इसे जितनी आबादी उतना हक बता रहा है, तो कोई इसे विकास की जरूरत कह रहा है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ सामाजिक संरचना बेहद विविध है। राजपूत, जाट, गुर्जर, मीणा, भील, ब्राह्मण, दलित, ओबीसी समेत कई समुदाय बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ऐसे में यह जनगणना राज्य की राजनीति और योजनाओं पर बड़ा असर डाल सकती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान की आबादी लगभग 6 करोड़ 85 लाख थी। अब अनुमान है कि यह आंकड़ा 8 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर लगभग 66% थी। पुरुष साक्षरता महिलाओं से काफी ज्यादा थी। ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी बड़ा अंतर देखने को मिला था। राजस्थान में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 17% और अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 13% दर्ज की गई थी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और बाकी जातियों का वास्तविक आंकड़ा कितना है। इसी को लेकर अब डिजिटल डेटा जुटाया जा रहा है। जनगणना कार्य में सुपरवाइजर के पद पर तैनात किया गया है और मेरे अधीन जो प्रगणक रहेंगे वो जनगणना के कार्य को करेंगे। सर, आपको अभी जो जनगणना के लिए कुछ ट्रेनिंग दी गई है या फिर सिर्फ ये बताया गया है कि जनगणना है, आपको कार्य करना है? नगर निगम की तरफ से हमारी 3 दिन की जनगणना जो हमें किस तरीके से करनी है इसके बारे में हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है। सर, ये ट्रेनिंग कब पूछे तो कितने दिनों की ट्रेनिंग थी या अभी चल रही है? 3 दिन की ट्रेनिंग थी। तो ट्रेनिंग में क्या क्या बताया गया है, जैसे बताया तो? 3 दिन में जो जनगणना का प्रथम चरण है, उस प्रथम चरण में पहली बार मकानों की गणना होगी। अभी उसके बाद दूसरे चरण में जनगणना होनी है। अभी तो केवल हैबिटेशंस में कितने मकान हैं उनकी जनगणना, तो उसके बारे में क्या प्रोसेस रहेगा। 3 दिन की ट्रेनिंग है हमारी इसी बात को लेकर। सर, जो देखा जाए तो जो 2011 की जो जनगणना हुई थी वो जनगणना एक फोरम में भर के हुई थी। तो अब ये क्या, अब जैसे अब अलग दौर आ गया तो अभी इसमें क्या उसी तरीके से अभी होएगा या फिर इसमें कुछ और अलग तरीके? इस बार परिवर्तन किया गया है। पहले जो जनगणना होती थी कि जो प्रगणक होते थे घर घर जा करके मैनुअली एक फॉर्म होता था, कंप्यूटराइज फॉर्म, उसको भर करके लाते थे। इस बार पूरा की पूरा मतलब साइट के द्वारा ये पूरी जनगणना होगी। पेपर यूज़ नहीं होगा और ऑनलाइन ही सारा कार्य होगा। आपको अधिकतम एक दिन में कितने घरों की कोई टारगेट दिया गया है या फिर कि सिर्फ आपको जाना है, 2 घर हो गए, 3 घर हो गए, वो आपके ऊपर है? नहीं, वो हमारे जो नगर निगम के जो जनगणना अधिकारी हैं उनके द्वारा प्रत्येक सुपरवाइजर को और प्रगणक को उसका एरिया चिन्हित कर दिया गया है कि आपको इस एरिया में जा कर के और वहाँ पर जनगणना का कार्य करना है। तो अधिकतम एक प्रगणक को 200 से 250 मतलब मकान उनके जनगणना करनी है, उनकी मकान गणना करनी है फिलहाल। और उसके बाद में फिर एक सुपरवाइजर का माने तो लगभग 6-7 प्रगणक उनके अंडर में कार्य करेंगे। तो 1000, 1200, 1300, 1500 अलग अलग हो सकता है। तो उस प्रकार से मकानों की गणना फिलहाल होनी है। जो अभी 1 मई से 15 मई तक जो स्वगणना का जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका क्या प्रोसेस रहेगा? उसमें विभाग की तरफ से एक लिंक दिया गया है। उसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर की लोकेशन पर खड़ा रह करके और अपने घर के बारे में कि भाई मकान कच्चा है, पक्का है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, गैस का कनेक्शन है या नहीं है, लाइट का कनेक्शन है, यानी सामान्य सी जानकारी है, उन जानकारियों को स्वतः ही भरना है और भर के फिर उसको उसमें अपलोड कर देना है। लेकिन लोकेशन वही रहनी चाहिए, क्योंकि जब प्रगणक उनके घर पर आएंगे तो उनको चिन्हित करने में परेशानी ना हो। क्योंकि जब बिल्कुल आप जो लोकेशन के हिसाब से अगर करेंगे तो उनको घर ढूंढने में आसानी रहेगी कि उन्होंने स्वगणना यहाँ पे कर ली है। फिर वो स्वगणना के फॉर्म को चेक करेंगे कि जो स्व द्वारा गणना का फॉर्म भरा गया है उसमें जानकारियाँ सही भरी हैं या नहीं भरी हैं।
अगर जानकारी गलत भरी होंगी तो वो डिलीट करके दोबारा से उनको भरवा देंगे, या नहीं तो फिर उसको आगे सबमिट कर दिया जाएगा। किसी व्यक्ति ने अगर फॉर्म नहीं भरा तो उसका फिर आगे क्या प्रोसेस रहेगी? अगर किसी व्यक्ति को फॉर्म नहीं भरा है, वैसे तो मीडिया के माध्यम से काफ़ी प्रसार किया जा रहा है, कर्मचारी भी बता रहे हैं, टेलीविज़न पर भी आ रहा है, चैनल्स भी बहुत प्रसार बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको उस लिंक के माध्यम से आपको स्वयं फॉर्म भरना है। लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं भर पाया तो प्रगणक फिर 16 मई के बाद में घर घर जा करके उनको तो गणना करनी ही है, वो लोग गणना करेंगे। कर्मचारी हैं जो घर घर जाएंगे तो वो अधिकतम कितने बार घर पे जाएंगे? जैसे एक बार गए उसके बाद में वो ये है कि दूसरी बार तीसरी बार है? उनको गणना का फॉर्म तो भरना ही है। मान लीजिए किसी घर पे कोई दिक्कत है, बच्चे हैं, घर पे कोई बड़ा अभिभावक नहीं है, तो वो दोबारा भी जाएंगे समय लेकर के कि भाई अब बता दें कि मुझे कब आना है दोबारा, या फ़ोन करके पूछ लेंगे, मोबाइल नंबर ले लिया कि सर मैं कब आऊँ कि आपको परेशानी ना हो और मुझे जो मेरे को जानकारी लेनी है वो जानकारी लेकर के फॉर्म भरा जा सके। एक कर्मचारी है उसका अधिकतम कितना एरिया है, जैसे कि विधानसभा तरीके से है या फिर वार्ड के तरीके से, कोई किस तरीके से कार्य करना होगा? अभी मैं जैसे जयपुर शहर की बात करूं तो यहाँ नगर निगम ने अपना क्षेत्र बांटा हुआ है। जैसे आदर्श नगर जोन में मेरी ड्यूटी है तो आदर्श नगर जोन में मतलब एरिया बांटा हुआ है। तो अगर बात करें तो एक प्रगणक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डायामीटर होगा 1 किलोमीटर के एरिए में ही। जैसे घर काफ़ी दूर दूर है तो 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा, नहीं तो 500 550 स्क्वायर मीटर के डायामीटर में ही उसको अपना कार्य करना है। जैसे कहें तो 15 मई तक जो स्वयं है, तो अब 16 तारीख से अगला चरण चालू हो जाएगा, उसमें क्या कुछ रहेगा? 15 मई तक तो स्वयं गणना है कि मतलब जो भी नागरिक हैं, भारत के नागरिक अपने मकान पर खड़े रह करके वहाँ पर लोकेशन को अटैच करते हुए अपनी गणना फॉर्म भरेंगे और उसके बाद में प्रगणक घर घर जा कर के और फिर ये चेक करेंगे अगर फॉर्म भर दिया गया है, भरा है तो सही भरा है, जानकारी पूरी सही भरी गई है कि नहीं भरी गई है, और नहीं भरा है तो फिर प्रगणक उस फॉर्म को भर के आगे सबमिट करेंगे। तो इसमें ये भी है कि ये आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये जानकारी सही दे रही है? क्योंकि हमने अधिक बार देखा है कि कुछ लोग हैं जो कुछ शरारती तत्व होते हैं, वो अपनी जानकारी गलत छुपाने के लिए अपनी जानकारी गलत दे देते हैं। ऐसा कुछ इसमें जानकारी के लिए क्या कुछ? देखिए, इसमें कानूनी प्रावधान भी है कि कोई भी व्यक्ति को जानकारी छुपा नहीं सकता, और जब प्रगणक घर जाएगा तो घर की स्थिति जो भी है, कच्चा है, पक्का है, खपरेल है, आरसीसी कंक्रीट की है, फर्श पर टाइलिंग है, सीमेंट है, जो भी वो सब कुछ दिखता ही है। पानी का ड्रेनेज सिस्टम क्या है, भोजन पकाने के लिए गैस कनेक्शन है या किस तरीके से बनाया जाता है, लाइट कनेक्शन क्या है, घर पे कार है या नहीं है, तो वो तो सामान्य जानकारी है, तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से ही सारा कार्य हो जाएगा। प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा व्यवस्था की गई है आप लोगों को? नहीं, इसमें ऐसी कुछ आवश्यकता भी नहीं है प्रशासन की कि भाई हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, कि सामान्य जानकारी है, वो जो सर्वे टाइप है तो उसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है कि सुरक्षा की कोई आवश्यकता हो। धन्यवाद। क्योंकि आज के इस डिजिटल युग के ज़माने में हर लोग मतलब हर व्यक्ति फ़ोन चलाते ही हैं, तो वो सामान्य सी जानकारी 5 मिनट का फॉर्म है। मैंने खुद मेरे मकान की स्वयं गणना की है, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, मैं एक सवाल और था, जिसको अपन ऑनलाइन जो स्वयं गणना कर रहे हैं उसमें अधिकतम कितना समय लगेगा उसको करने में? उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं और बहुत ही साधारण से प्रश्न है, तो मुश्किल से लॉगिन मतलब उसको ऑनलाइन करने के बाद तो सबमिट करने तक का पूरा मुश्किल से 5 से 10 मिनट का समय लगता है, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगता। अब सवाल यह है कि सरकार इस डेटा का करेगी क्या? दरअसल जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होती, इसी डेटा के आधार पर सरकार तय करती है कि कहाँ स्कूल चाहिए, कहाँ अस्पताल चाहिए, किस इलाके में सड़क पानी की जरूरत ज्यादा है, किस वर्ग को कितनी सरकारी मदद मिल रही है। आरक्षण नीति से लेकर योजनाओं के बजट तक सब कुछ जनगणना के आंकड़ों से जुड़ा हुआ होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सही डेटा से नीति बनाना आसान होता है, लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इससे जाति आधारित राजनीति और सामाजिक तनाव बढ़ने का भी खतरा रहता है। और अब सबसे जरूरी है, अगर आप खुद घर बैठे ऑनलाइन जनगणना फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे? इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ऑफिशियल जनगणना वेबसाइट खोलें se.census.government.in। गृह मंत्रालय ने पूरे प्रोसेस का वीडियो जारी किया है, आप इसे देखिए। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग यानी मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, और दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। तो बात करते हैं पहले चरण की।
इसमें निर्धारित प्रगणक घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे और मकानों की गणना करेंगे। ये प्रक्रिया सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल यानी स्वगणना के माध्यम से भी की जा सकती है। इसमें परिवार का मुखिया या कोई सदस्य पोर्टल पर जाकर अपने घर और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी स्वयं भर सकता है। ध्यान रखें, एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही घर का लॉगिन संभव है, जिसकी एंट्री परिवार के मुखिया की ओर से होगी। मुखिया का नाम बदला नहीं जा सकता। लोगों द्वारा पहले से जानकारी भरे जाने से गणना आसान और तेज हो जाती है। स्वगणना एक विशेष सुविधा है। ये उस विशेष राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मकान सूचीकरण कार्य शुरू होने से 15 दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा और ये सुविधा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 15 दिन के लिए ही उपलब्ध रहेगी। जो चाहे वो स्वगणना के तहत पहले ही अपना विवरण दर्ज कर सकता है। स्वगणना पोर्टल में एंट्री का तरीका। सबसे पहले पोर्टल खोलें, फिर अपना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भरें, फिर कैप्चा भरें। इसके बाद स्वागत स्क्रीन आगे के चरणों का मार्गदर्शन करेगी। परिवार की मुखिया जैसे यहाँ सुशीला देवी अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करती हैं। अपनी भाषा चुनें, फिर OTP से सत्यापन होता है। पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और बहुत आसान है। जिला और नजदीकी स्थान चिन्ह यानी लैंडमार्क चुनना जरूरी है। मैप पे मार्कर दिखाई देगा, वही अपने घर का स्थान चिन्हित करें। इसके बाद HLO प्रश्नावली का पृष्ठ खुल जाएगा। अधिकांश प्रश्न विकल्प आधारित होंगे, साथ ही लिखने के लिए फोनेटिक और वर्चुअल कीवर्ड होगा। FAQs और टूल टिप्स हर शंका का तुरंत समाधान करते हैं। यदि कोई प्रश्न अथवा जानकारी छूट जाए तो सिस्टम खुद आपको संकेत देता है। सभी विवरण भरे जाने के बाद चेक करें, ड्राफ्ट सहेजें, जरूरत हो तो संशोधन भी करें या अंतिम रूप से जमा करें। सबमिशन के बाद H से जुड़ा 11 अंकों का SC ID आपको दिखाई देगा। यह आपको SMS से भी मिलेगा। जब प्रगणक आपके घर आए तो ये SC ID आप उनसे साझा करें। आपकी दी गई सही जानकारी से हमारा देश सिर्फ मजबूत ही नहीं बनता, बल्कि उसकी वास्तविक तस्वीर भी सामने आती है। जनगणना के पहले चरण में करीब 33 सवाल पूछे जा रहे हैं। फॉर्म भरने के बाद सबमिट करें। इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसे संभाल कर रखें। अगर ऑनलाइन नहीं भर सकते तो सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर भी जानकारी दर्ज करेंगे। सरकार का दावा है कि इस बार की जनगणना पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा सटीक और पूरी तरह डिजिटल होगी। आज देश तेजी से डिजिटल हो रहा है। सरकारी योजनाएं ऑनलाइन हो रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और अन्य सरकारी अधिकारी सिर्फ डेटा कलेक्टर नहीं, बल्कि लोगों और सिस्टम के बीच पुल बनकर काम कर रहे हैं। देश भर में चल रही जनगणना को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं। स्व जनगणना के फॉर्म के 12वें कॉलम में SC, ST और अन्य का विकल्प तो दिया गया है, लेकिन OBC वर्ग के लिए अलग कॉलम नहीं रखा गया। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि सरकार जातिगत जनगणना की बात तो कर रही है, लेकिन OBC वर्ग की वास्तविक गणना से बच रही है। राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता और बाड़मेर सांसद उम्मेदराम बेनीवाल ने स्व जनगणना फॉर्म में OBC कॉलम नहीं होने पर सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। देखिए, सरकार बिल्कुल सरकार की मंशा के ऊपर संदेह इससे जाहिर साफ हो रहा है कि सरकार अभी कह रही है। पार्लियामेंट के अंदर भी एक क्वेश्चन के जवाब में गृह मंत्री जी ने बताया कि अभी तो घर केंद्र है और घरों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन उसके अंदर 12 नंबर कॉलम के अंदर SC, ST का कॉलम दिया हुआ है, तो उसकी जगह एक OBC लिखने में उनको क्या दिक्कत आ रही थी? वो लिखते तो ऑटोमेटिकली घरों की भी गणना हो जाती कि OBC के कितने घर हैं, SC के कितने, ST के कितने हैं, और उसके अंदर अगर सरकार की मंशा होती तो ठीक ढंग से उसकी गणना कर सकती थी। लेकिन सरकार की मंशा के ऊपर संदेह है और ये प्रॉपर ढंग से जातिगत जनगणना करना नहीं चाहती, इसलिए OBC का कॉलम इन्होंने इसके अंदर दिया नहीं। और सरकार को तुरंत
इसके अंदर ओबीसी की गणना के लिए 12 नंबर कॉलम के अंदर सेंसिस करना चाहिए और उसमें ओबीसी का कॉलम साथ में डालना चाहिए। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। डिजिटल जनगणना 2026 और उससे जुड़े बड़े सवालों पर एक तरफ सरकार इसे देश की सबसे आधुनिक और पारदर्शी जनगणना बता रही है, तो दूसरी तरफ ओबीसी कॉलम को लेकर विपक्ष और सामाजिक संगठनों के सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। अब आने वाले समय में यही आंकड़े तय करेंगे कि विकास की योजनाएं किस दिशा में जाएंगी, संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा और सामाजिक प्रतिनिधित्व की तस्वीरें क्या होगी। फिलहाल जनगणना का काम तेजी से जारी है और सरकार लोगों से सही जानकारी देने की भी अपील कर रही है। आप भी जागरूक रहें और जनगणना से जुड़ी हर जानकारी के लिए देखते रहिए NSE9 न्यूज। नमस्कार।